हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली जब प्रक्रम का ये लेक्चर नंबर 4 है। अगर जो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से दे सकते हैं। नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट को चेक करके वहाँ से दे सकते हैं। जब वह आप वीडियो देखेंगे उसके बाद ये वीडियो आप लोगों को समझ में आता। तो फाइनली लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने मनुष्य में जो पोषण था वहाँ तक रोका था। इससे पहले हम लोगों ने इसे समझा था कि भाई पादपों में जो पोषण था उसके बारे में समझा था, जिसमें हमने अमीबा और पैरामीशियम दोनों को समझ लिया था। अब का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मनुष्यों में पोषण। मतलब मनुष्य जो है अपना पोषण मतलब अपने न्यूट्रिशन को कैसे पूर्ति करता है। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो भाई मनुष्य में पोषण की बात करें तो मनुष्यों में पोषण ये होता है। मनुष्यों में पोषण की जो 5 कैटेगरी मैंने यहाँ डिवाइड कर दी है। पहला होता है अंतःग्रहण। कभी कोई चीज़ खाता है मनुष्य तो अंदर उसे ग्रहण करता है। फिर उस खाए हुई चीज़ का क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, मतलब पाचन होता है। फिर पचाने के बाद उस चीज़ का अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद उसका स्वांगीकरण होता है, मतलब वो हेल्दी होता है, इंसान की स्वस्थ होता है कि उसके शरीर में जो भी चीज़ें वो खाता है। जैसे मान लीजिए आपने चुकंदर को खाया तो चुकंदर खाने से आपको क्या मिलेगा। आपको पता है कि ऑब्वियसली चुकंदर जब हम लोग खाते हैं तो उसमें से हमें क्या होगी, रक्त की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ आपकी स्वांगीकरण के लिए रक्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। और बाद में वेस्ट पार्टिकल जो है उसे हम बहिक्षेपण कहते हैं, मतलब जो बचा हुआ पार्टिकल हमारा है जो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो फाइनली 5 टॉपिक आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई अगर जो वीडियो पर आप पहली बार आए हो तो भाई वीडियो को पहली बार आए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो भाई ध्यान से सुन लीजिए। पहले मैं बताऊं आपको अंतःग्रहण के बारे में, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक एकदम बेहतर तरीके से बताऊंगा। आहार नाल जो है, आपका आहार नाल मूल रूप से मुंह से जो होता है गुदा तक विस्तार रूप से एक लंबी जो है वो नली होती है। मैं पहले ये आहार नाल के बारे में क्यों लिखा हूँ मैं आपको बताऊं, तो पहले ध्यान से समझिए। क्योंकि जब भी हम भोजन का कॉन्टेक्ट देखते हैं तो मुंह से शुरू करते हैं भोजन को खाना। तो मुंह से क्या होता है, जब तक कि वह प्रक्रिया पाचन होने के बाद बाहर नहीं निकल जाती तब तक कि पूरे जो रोल है पाचन के वो चलते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि भाई जो पाचन की जो क्रिया है, जो आहार का नाल होता है, जब हम कोई चीज़ भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद वो हमारे अंदर जाने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या होता है, गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो पहले ध्यान से समझ लो कि भाई अंतःग्रहण क्या होता है। तो अंतःग्रहण क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। क्या होता है, पहले हम मुंह से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। अब मुंह का काम क्या है ये ध्यान समझ लो। मुंह का काम क्या है, भोजन को अंदर ग्रहण करना। अंतः ग्रहण करना मतलब अंदर ग्रहण करना, अंदर लेना, निगलना। ठीक। अब दांत का क्या काम है, दांत का रोल क्या है, जैसे यहाँ आप प्यारा सा नन्हा सा दांत देख पा रहे होंगे। ठीक है, दांत का रोल ये है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसे क्या करता है, चबाने के लिए काम में लाता है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप प्यारा सा ये मनुष्य है जो कि कुछ खा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि खाने का काम करते हैं। और भाई जीभ की बात करें तो जीभ का क्या काम होता है मैं आपको बता दूं। तो जीभ का काम ये है कि जो भोजन से जो लार के साथ पूरी तरह से मिलाना, मतलब भोजन को क्या करता है, जो भी हमारा भोज्य पदार्थ होता है, खाया हुआ पदार्थ होता है, उसको क्या करता है, पूरा तेजी के तरीके से मिक्स कराता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। अब बात करते हैं लाल ग्रंथि की। तो लाल ग्रंथि को थोड़ा सीरियसली समझिएगा और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है पहले वाले पार्ट में, मतलब अमाशय वाले पार्ट में, सॉरी अंतःग्रहण वाले पार्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखिएगा लाल ग्रंथि क्या है। तो भाई लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। ठीक, और यहाँ लिखा है स्टार्च जो है लार एमिलेस जो है माल्टोज। यहाँ आप ध्यान से ये पॉइंट आप लोग समझिएगा। ठीक है, जो लार होता है, लार में बहुत से महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। जैसे कि बात करें एमिलेस, जो एमाइलेस आपका है, एमाइलेस एक प्रकार का पदार्थ है जो कि लार में पाया जाता है, स्लाइवा में पाया जाता है। एमिलेस जो है वह एक प्रकार का पदार्थ है जो कि किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, स्लाइवा में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एमिलेस काम क्या करता है, जो स्टार्च को, मतलब स्टार्च का मतलब मेरी ये है कि भाई जो हम लोग आलू खाते हैं उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, सिंगाड़ा खाते हैं उसमें स्टार्च की मात्रा होती है। ठीक है, कुछ हरी सब्जियों में भी स्टार्च की मात्रा होती है। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज की वैल्यू हरी सब्जियों में भी मिलता है। और ग्लूकोज को तो आपको पता ही कि कोई भी चीज़
चीज़ हम जब खाते हैं तो ग्लूकोज की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ तो मिलती ही है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को मिल रहा है कि भाई जो स्टार्च आपका है और माल्टोज, ठीक है, और ग्लूकोज में तोड़ देता है। मतलब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद लार का बहुत ही मुख्य भूमिका है कि उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, उसमें से एक पदार्थ का जिक्र मैंने कर दिया जिसका नाम है इमाइलेज। ये इमाइलेज करता क्या है, जो स्टार्च और माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। मतलब जो हम स्टार्च खाते हैं या माल्टोज खाते हैं उसको क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात, भाई स्टार्च और माल्टोज जो आप लोगों का है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसमें कार्बन और जल की वैल्यू होती है। कार्बोहाइड्रेट का अर्थ यही होता है जिसमें कार्बन और जल हो वह कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर वह उसे रेट करता है, ठीक है। तो पहले ये चीज़ें तो हम लोग का टॉपिक था, पहला टॉपिक जिसे अंतःग्रहण हमने कहा, तो ये हम लोग का खत्म होता है। सेकंड जो आता है उसे पाचन कहता है। तो पाचन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो हम लोगों का काम क्या है पाचन में, तो पाचन की क्रिया जो होगी वो भोजन जो है, भोजन का ग्रसिका में, ध्यान समझिएगा, भोजन का ग्रसिका, यहाँ आपको इमेज एक दिख रहा होगा, बहुत ही नन्हा सा इमेज है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ एरो दिखा करके एकदम एकदम अच्छे तरीके से डिनोट कर दिया है। भाई अगर जो आप देख रहे हो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए भोजन की जो ग्रसिका है, ठीक है, यहाँ ग्रसिका आपको मिल रहा होगा। ग्रसिका एक प्रकार की लंबी नली होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। आप ध्यान समझिए, मुंह से जो अमाशय तक का भोजन जो होता है वो ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति, ठीक है, जिसको पेरिस्टेटिक मोशन कहते हैं, ठीक है, जो क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाता है, ठीक है। और ये ध्यान समझिए क्रमाकुंचन गति क्या है, तो ये आप देखिए ध्यान से, ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुलन और शिथिलन। तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल टर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ही होता है भाई, जो जैसे हम लोग कहते हैं सिकुड़ना और क्या होता है फैलना। ध्यान समझिएगा, हम लोग ऐसे कहें सिकुड़ना और फैलना। सिकुड़ने और फैलने में ऐसा है, मान लीजिए नली है तो इस नली में क्या होगा, ये नली दब गई और ये नली क्या हो गई, उभर गई। तो ऐसे क्या होता है, कोई नली दबी और कोई नली उभरी, तो दबी हुई नली को क्या कहते हैं, जो संकुचन कहते हैं, दबाव कहते हैं, ठीक है। और जो उभरी हुई होती है उसे कहते हैं शिथिलन। तो दबाव को और फैलाव को ही जो हमारा है बायोलॉजिकल टर्म में संकुचन और शिथिलन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का भोजन की ग्रसिका होती है, ठीक है, जो यहाँ अमाशय तक भोजन को लेकर आती है, जैसा कि आप फिगर में अमाशय देख पा रहे होंगे, वो ग्रसिका द्वारा ही लाया जाता है। कौन सी विधि द्वारा, क्रमाकुंचन गतिविधि द्वारा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा हम लोग का टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जैसे होता है अवशोषण। तो अवशोषण का मतलब भोजन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ठीक है। तो थोड़ा इस टॉपिक को गौर से देखिएगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ देखिए ध्यान से आप, तीसरा जो टॉपिक हम लोग का मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक। इसमें क्या होता है थोड़ा देखिएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं अमाशय। भाई देखिए, अगर जो मैं बात करूँ पाचन की, तो भोजन का पचना शुरुआत जो होता है वो अमाशय से होता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे फिगर में। यहाँ ये अमाशय का फिगर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए, अब अमाशय में होता क्या है, अमाशय में होती है जठर ग्रंथियाँ। ध्यान समझिएगा, अमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती। ये आपको ग्रहणी दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा है, पित्ताशय है, ये सब यकृत से रिलेटेड है। तो ये सभी के सभी जो है अपनी नलियाँ कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार के जो है हार्मोन्स निकालती हैं। ध्यान समझिएगा, 3 प्रकार के हार्मोन्स निकाल, जैसे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है श्लेष्मा। तो यहाँ आप ध्यान समझिएगा, जठर ग्रंथि की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे अमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियाँ, जिसमें हमने कहा पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या होता है, एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। ध्यान समझिएगा, जो आप लोगों का पेप्सिन मिल रहा है यहाँ पर, पेप्सिन एक प्रकार का क्या है, पाचक एंजाइम है, ठीक। पेप्सिन आप लोगों का एक क्या है, पाचक एंजाइम है। अब पाचक एंजाइम है तो क्या काम करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब अभी अभी आप बात समझ पा रहे होंगे, जब हमने भोजन को खाया था तो भोजन का लार का भूमिका क्या था, एमाइलेज जो था, जिसमें लार पाया जाता था, मैंने बताया था एक पदार्थ है। और उसने क्या किया था, जो भी हम शर्करा खाए थे या जो भी हमारा माल्टोज का पार्ट था, उस सभी को उसने ग्लूकोज में बदला था। तो आप फाइनली देख पा रहे हो कि यहाँ जो जब अमाशय में कोई पार्ट आता है, खाया हुआ भाग जो आता है ग्रसिका द्वारा, तो वहाँ पर आने के बाद क्या होता है, जो पाचन एंजाइम है यहाँ पर, पेप्सिन जो है पाचक एंजाइम, वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो काम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। तो अब देखो, कोई भी भोजन जो कोई भी भोजन जो बनता है पचने के लिए, ठीक है, जब अमाशय में आता है वो, ठीक है,
अमाशय में जब भी कोई भोजन इस तरीके से आता है यहाँ पर, अब ये भोजन यहाँ पर मान लीजिए आया, तो क्या होता है ध्यान से समझ लो बाबू, वहाँ क्या होता है कि जब हमारा अम्लीय, देखो हम लोगों को भूख, मान लीजिए हमने 9 बजे खाना खाया है तो हमको 9 बजे ही भूख लगेगी कल। ऐसा क्यों होता है? अगर जो हम 9 बजे नहीं खाना पाएंगे, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा, तो दर्द होने लगा तो हम क्या कहेंगे कि मम्मी या पापा बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है, खाना दो, बहुत तेजी के साथ चिल्लाने लगेंगे, ठीक है। तो वो जो इफेक्ट हो रहा है उसका कारण क्या है? देखो बाबू, क्या होता है कि जब हम भूखे रहते हैं तो क्या करता है, जो अमाशय है उसके अंदर जो परत है वो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो जब भूख लगता है वो माध्यम धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, मतलब उसकी स्थिति जो है वो छोटी होती जाती है। जब ये छोटी होती जाती है, क्योंकि क्या है, पेप्सिन एंजाइम कहता है कि वो भोजन है ना, उसमें से मैं प्रोटीन को खाऊंगा, जो भोजन आया हुआ है ना अंदर से, वो प्रोटीन को खाऊंगा, तो प्रोटीन या कोई चीज़ उसे मिलती नहीं है, तो क्या करता है, इसी पार्ट को खाने को शुरुआत करने लगता है कि जो अंदर का चमड़ा है मैं उसी को ही खा लूंगा, या अंदर का पार्ट है उसी को मैं खा लूंगा। लेकिन ऐन वक्त पे जो होता है श्लेष्मा, वो क्या काम करता है उसको ध्यान से समझिए, अमाशय के आंतरिक जो अंदर के को जो अम्लीय माध्यम का रक्षा करता है, मतलब ध्यान समझिए, जो HCl जो श्लेष्मा है, इसी के अंदर ही श्लेष्मा का एक भाग होता है जो क्या करता है, HCl वाले पार्ट को करता है, नहीं बाबू नहीं मत खाओ, बस ये यहीं तक आकर के उसके बाद रोक देगा, नहीं खाने देगा, मतलब ये कहीं नहीं कि मांस को खाने देगा। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है ये कि भाई हम लोग अगर जो मांस खाते हैं तो मांस हम लोग का पच जाता है, लेकिन हमारी शरीर जो है वो मांस से बनी हुई है, लेकिन वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाती, पूरी शरीर क्यों नहीं हमारी मांस से बनी है तो वो क्यों नहीं पच जाती? उसका एकमात्र कारण है क्योंकि श्लेष्मा क्या कार्य करता है, जो अम्लीय माध्यम अमाशय में शुरू होता है उसको क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब अम्लीय माध्यम जो HCl का माध्यम, अम्लीय माध्यम जो है, जो बना हुआ पार्ट है, उसको क्या करता है, रोकता है कि भाई हमारे अंदर का जो अमाशय है वो शेप रहे, ना कि बिगड़ जाए, ठीक है। तो श्लेष्मा का बहुत बड़ा महत्व यहाँ होता है। तो आप लोग थर्ड पॉइंट समझ ही गएंगे। फोर्थ पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पॉइंट बहुत ही जरूरत है यहाँ पर, ध्यान से। फोर्थ पॉइंट का जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है बाबू? देखो, जो खाना खाया पिया आपने, जो डाइजेस्ट होगा भोजन, डाइजेस्ट होने के बाद उस भोजन का यूज कौन कौन से जगह हो रहा है। मान लीजिए हमने खाना खाया, हमने एक बिस्किट खाया, तो बिस्किट में आप जब देखते होंगे तो वहाँ आपको देखने को लिए मिल रहा होगा कि वहाँ लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट इतना %, प्रोटीन इतना %, फैट इतना %। तो इसका एग्जैक्ट यही मतलब होता है कि हम लोगों ने अगर जो एक बिस्किट खाया तो उसके अंदर हमें इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट गया है वो हो सकता है हमारे अंदर एनर्जी का काम करे, या हो सकता है हमारे अंदर कोई और इफेक्ट डाले। तो वो चीजें जो आप लोगों को स्वांगीकरण के लिए इफेक्ट में आती है। तो देखिए, चौथा जो पॉइंट है जो क्या कार्य कर रहा है भाई, यहां देखिएगा, क्षुद्रांत एक शब्द मिल रहा होगा, क्षुद्रांत, ये बहुत ही बेहतर टर्म है। तो मैं आपको पहले क्षुद्रांत के बारे में बता दूं। देख लो, ये टेढ़ी मेढ़ी जो संरचना आपको दिख रही होगी, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, टेढ़ी मेढ़ी संरचना जहाँ पर ये हम लोग का जो तीर गया है उसे कहेंगे क्षुद्रांत। अब पूरा टर्मोलॉजी समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हम लोग का डाइजेशन सिस्टम होता है, ठीक है, पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम जो यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है आप, क्योंकि जो भोजन को हमने यहाँ से अमाशय तक पहुँचा, अमाशय की बाद ये आती है छोटी आंत में, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। तो जब आंत में आती है, यहाँ छोटी आंत में, जो छोटी आंत में भोजन का होता है पाचन। देखो, आंत जो होती है वो आंत रस निकालती है, ठीक है। जो आंत रस होती है वो क्या है, परिवर्तन का कार्य करता है। मैंने यहाँ परिवर्तन का काम क्या करता है, मान लीजिए हमने जैसे बताया अभी बिस्किट का नाम लिया था, बिस्किट में लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो छोटी आंत होती है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देगी, ग्लूकोज में। तो आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट खाओगे तो वो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से हमारे अंदर एनर्जी आएगी और फुर्ती आएगी, जिसके कारण हम कोई कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और जो आंत की बात करें, वसा की बात करें, फैट की बात करें, तो जो फैट होता है उसको क्या, आंत रस क्या कार्य करता है, ध्यान से समझिएगा। जो आंत रस का काम होता है, यहाँ पर जो वसा जो अम्ल है वो उसे गिल्सराल में बदल देता है, ठीक है। वसा अम्ल का गिल्सराल बना देता है, मतलब जो वसा मतलब फैट का पार्टिकल है उसे गिल्सराल बनता है। अब ये मत सोचना बाबू कि फैट हमें अगर जो मांस खाएंगे तभी फैट मिलेगा, नो बाबू। कोई भी ऑलिजिबल पार्ट, मतलब कोई भी ऑयल, जैसे आपके घर में सब्जी बनता होगा या मसालेदार कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें तेल डाला जाता है। तेल एक प्रकार का वसा ही तो है, ऑयल ही तो है। तो वो जो वसा है उसका भी क्या होता है, वसा अम्ल में गिल्सराल में
टूटता है। और जो भी चीज़ें हम प्रोटीन में खाते हैं, प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होती है, एमिनो अम्ल में टूटती है। प्रोटीन खाया हुआ पार्ट जो होता है वो एमिनो अम्ल में टूटता है। और मैं बता दूं आपको एक बात कि जो एमिनो अम्ल होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे कन्वर्ट होकर एक डीएनए का पार्ट बनाता है, ठीक है, डीएनए का पार्ट बनाता है एमिनो एसिड, ठीक है। इसलिए डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वहाँ आप पार्ट समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। अभी मैं आपको यहाँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ मैंने लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, इसको थोड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। यहाँ मैंने यकृत लिखा है और अग्न्याशय से स्रावित प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा, जो यकृत हम लोगों का है, जो आपको यहाँ मैंने अभी अभी बताया ना कि भाई आतरस, तो आतरस ऐसे नहीं आतरस आया, ये जब यहाँ से निकलते हैं ना, यहाँ आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये जब भोजन यहाँ से निकल के यहाँ आता है ना तो अमाशय में आता है। लेकिन अमाशय की जो यहाँ वाले पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, मैं ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ वाला पार्ट आप लोगों को जो दिख रहा है, ठीक, और यहाँ वाला पार्ट जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा होगा बाबू, थोड़ा मैं इस चीज़ को नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, हाँ अब देख पा रहे हैं, ठीक है आप। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, यहाँ सब पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट में आप देखिएगा, यहाँ आपको मिल रहा होगा यकृति, और यकृत के बगल में जुड़ा हुआ पार्ट है जिसे कहते हैं पित्त, ठीक है, पित्त नली होलाती है, पित्त नलिका, यहाँ पर देख रहे हैं पित्त नलिका लिखा हुआ है। और ये वाला पार्ट है हम लोग का लीवर, जिसे यकृत कहते हैं। और जस्ट यही नीचे जो है वो अमाशय का, ये अमाशय वाला पार्ट है, ये नीचे जो होता है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अग्न्याशय यहाँ पर है, ठीक है, तो ये अग्न्याशय कहते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है सभी अपना अपना रोल अदा करेंगे, यहाँ पर सभी अपने अपने अंदर के कुछ पार्ट यहाँ पर देंगे। तो उस चीज़ को मैं यहाँ बता दूँ आपको, तो देखो ध्यान से कौन कौन सा चीज़ जो है कौन कौन सा पार्ट दे रहा है। तो देखो यकृत और जो अग्न्याशय है उसको ध्यान से समझ लो। तो नंबर पहले बात करेंगे यकृत से। तो भाई यकृत का कनेक्शन किससे है, पित्त से है, पित्त रस से है। तो भाई ध्यान से समझ लो, यकृत का काम होता है, यकृत के बगल में जुड़ा हुआ है पित्त रस। तो पित्त रस जो है वो पित्त लवण के रूप में एक फॉर्मेट देगा, जिससे काम क्या होता है, जब पित्त लवण मिलेगा तो जो वसा होती है, जो वसा की बड़ी गोलिकाएं, वसा की बड़ी गोलिकाओं कहने का मतलब ये है कि कोई भी मांस का पार्टिकल या कोई भी तेलीय पदार्थ जब आप खाते हो तो उसकी कहीं ना कहीं पार्ट जो होते हैं वो बड़े होते हैं। उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, मतलब जिससे डाइजेशन जो है वो सही हो जाए, चिकनावट सही रहे, ठीक है, जिससे आपका डाइजेशन खराब ना हो, बार बार आपको लैट्रिन करने की संभावना ना हो। इसी कारण से क्या होता है, जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं, जो पित्त रस का काम क्या होता है, पित्त लवण का काम क्या होता है, जो इमल्सीकरण होती है, इमल्सीकरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि इमल्सीकरण क्या होता है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कहते हैं टीचर्स तो पढ़ाई नहीं है, इमल्सीकरण क्या होता है हमें नहीं पता, तो क्वेश्चन ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, नंबर नहीं मिल पाती। तो बाबू ध्यान से समझो, ये इमल्सीकरण ये होता है जो वसा की बड़ी गोलिकाओं को पित्त लवण की उपस्थिति में छोटी गोलिकाओं, वसा की छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की क्रिया को ही इमल्सीकरण कहते हैं। बहुत ईजी टर्म्स है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ दे रहा है। ये यकृत के अंदर छुपा हुआ पार्ट पित्त रस है, पित्त लवण है, जिसके कारण ऐसा हो पा रहा है। अब देखिए अग्न्याशय का क्या रोल है, बहुत ही ध्यान समझिएगा। यहाँ अग्न्याशय का क्या रोल हो रहा है। तो जो अग्न्याशय है इसका रोल ये है कि भाई अग्न्याशय रस निकालेगा। अग्न्याशय रस निकालने के साथ साथ यहाँ 3 प्रकार के ये हार्मोन्स निकालता है। ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, जिसको कहते हैं एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, और एक होता है लाइपेज। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जिसका नाम है एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग जो खाए हुए पार्ट रहते हैं प्रोटीन, अब जो हम लोगों ने प्रोटीन खाया ना, तो प्रोटीन के साथ रिएक्शन कौन करता है, ट्रिप्सिन। अब ये नहीं कि ये वाला पार्ट इसमें लगा कर रख दो, रिएक्शन कर लिया, नो बाबू, गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा एक भी। तो यहाँ ध्यान समझ लो, प्रोटीन जो होता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम को लेकर के जो पेंटोज शुगर बनाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम को लेकर के पेंटोज शुगर बनाता है, ठीक है, ध्यान समझो, पेंटोज शुगर बनाता है। अब पेंट का मतलब होता है 5, C5 जो होगा H5 और O करके पेंटोज शुगर बनाता है। तो यहाँ जो है पेंटोज आपको बनेगा, मतलब प्रोटीन जो होता है जो ट्रिप्सिन एंजाइम को लेकर के पेंटोज बनाता है,
और जो वसा है जिसमें लाइपेज एंजाइम काम करती है, जो वसा अम्ल में टूटती है, मतलब छोटी छोटी गोलिकाओं में एकदम वसा अम्ल बन जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, जो स्टार्च वाला पार्टिकल, जो अभी देखो स्टार्च मैंने यहाँ फिर से नाम लिया, जो हम लोगों ने खाया था ना शुरुआत में, जो कि लार जो है उसे पहले से ग्लूकोज में तोड़ दिया था, जो स्टार्च वाला पार्टिकल या माल्टोज वाला पार्टिकल उसे ग्लूकोज में तोड़ा था। लेकिन पूरे पार्ट को लार थोड़ी ना ग्लूकोज में बना देगा, ऐसा नहीं हो पाएगा ना बाबू। तो कुछ पार्टिकल जो बच जाता है वो छोटी आंत में पाचन होता है। बाबू क्वेश्चन ये भी आता है, कभी कभी कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, ऐसा चीज बताइए कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन में कई चीजें रहेंगी, लेकिन ऑप्शन का सबसे बेहतर चीज है वो है अमाशय में, सॉरी वो है छोटी आंत में, क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है और छोटी आंत में ही आए हुए पार्टिकल ये सभी हैं। तो बचा हुआ पार्टिकल जो मुंह से लार द्वारा बचा हुआ पार्टिकल था, मतलब बचा हुआ जो पार्ट था स्टार्च का, वो आता है जब अमाशय जो छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में आने के बाद क्या होता है, जो एमिलेस एंजाइम को लेता है अग्न्याशय से, ठीक है। अब वो एंजाइम काम क्या करता है, एमिलेस एंजाइम का काम क्या होता है, वो ग्लूकोज में तोड़ देता है, मतलब जो स्टार्च का पार्टिकल बच भी जाता है वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ देखिए ध्यान से एक बात और भी यहाँ पर आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ हमने जैसे फर्स्ट बात की थी आंतरस की, सेकंड बात कर ली यकृत और अग्न्याशय की, और यहाँ हम लोगों थर्ड बात करते हैं धर्मरोम की। तो धर्मरोम काम क्या करता है, अवशोषण का सतही कार्य है, जो क्षेत्रफल बढ़ा देता है। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, जो धर्मरोम आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको धर्मरोम यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, उसका काम क्या है मैं आपको पहले बता दूं। जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। अब देखो जब हम यहाँ पर भोजन कर लेते हैं, तो यहाँ पर भोजन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत का जब भोजन हमारा ज़्यादा होता है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो हमारे कहते हैं कि यार बहुत बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, देखो पेट कितना निकल गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, एग्जैक्टली कहता है ना। तो वो चीज़ें जो हम लोग कह रहे हैं ना कि भोजन बहुत कर लिया, बहुत ज़्यादा पेट भर गया, तो वो कहलाता है धर्मरोम के कारण, क्योंकि वो जो क्षेत्रफल है ना इसका अवशोषण का क्षेत्रफल जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो धर्मरोम है। आगे बढ़ते हैं बाबू, जो हम लोग का कहलाता है जो होता है बृहदांत्र। ठीक है, जो बृहदांत्र हम लोग का है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग का ये बात है, और बृहदांत्र जो होता है वह बहिक्षेपण के कार्य में भी आता है। ठीक है, वो बहिक्षेपण ही है बृहदांत्र। ठीक है, बहिक्षेपण। अब बहिक्षेपण का पार्ट जो है उसे ध्यान से समझो। बहिक्षेपण ये कहलाता है भाई जल का जो अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, वह कुछ पदार्थ जो होता है वीय पदार्थ द्वारा, ठीक है, गुदा द्वार शरीर से बाहर निकाल। देखो एकदम सिंपल बता दो, जो छिद्रांत होता है वो क्या होता है, क्षुद्रांत का कार्य क्या है, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ देखो क्षुद्रांत क्या होता है, यहाँ पर भोजन को धीरे धीरे यहाँ पर पचा करके उसके बाद यही पतली पतली नलिकाएं होती है जिसका बॉडी में सप्लाई कर देता है ब्लड के रूप में, या किसी भी रूप में ब्लड में जाकर मिल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। और बाद में जो बचा हुआ पार्टिकल भोजन का होता है, बड़ी छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत जो होता है देखो ध्यान से, यहाँ पहले आया यह अमाशय, अमाशय ने भोजन को कुछ देर रखा, 1 से 2 घंटे तक रखा, और यहाँ आने के बाद धीरे धीरे ये आया बड़ी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में आने के बाद यहाँ डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद बड़ी आंत में आया, बड़ी आंत के बाद सीधे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पार्ट आपको पूरा का पूरा समझ में होगा। ठीक है, अब एक पार्टिकल पूरा और समझते, थोड़ा और डिटेल्स में आपको ये बात बता देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये फिगर आप लोगों के लिए ही स्पेशल मैंने लाया है। ठीक है, ये फिगर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। देखो पहले क्या होता है कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक, भोजन को यहाँ से हम लोगों ने ग्रहण कर लिया, ये ग्रसिका द्वारा, ग्रसनली द्वारा, ग्रसिका द्वारा, ठीक है, जो है वो भोजन अंदर आया, कहाँ आया, ठीक है, अमाशय में। ध्यान से देखिएगा, ये अमाशय है। ठीक है, बहुत ही HD क्वालिटी का मैंने आपको ये इमेज दिया है, तो देख सकते हैं अमाशय में भोजन आता है। ठीक है, अमाशय में जब भोजन आता है तो भाई एक बात बता दो, जो मांसाहार लोगों का भोजन होता है शाकाहार लोगों की अपेक्षा जल्दी पचता है, मतलब मांसाहार जो है अपना भोजन जल्दी पचा लेते हैं, शाकाहार को समय लगता है। ऐसा कारण ये भी है, ऐसा क्यों है क्या नहीं, अगर जो ये जानना चाहते हो तो पर्टिकुलर आप एक थोड़ा सा जो है वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आप समझ लो कि जो अमाशय में भोजन आता है 1 से 2 घंटे के लिए रहता है, और जब रहता है तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया था अमाशय जो है, अग्न्याशय, अमाशय जो होता है वो अमाशय 2 प्रकार के 3 प्रकार के वो होंगे, जिसमें मैंने बताया था जो होता है पेप्सिन होगा, और एक होगा पेप्सिन के साथ साथ मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड को श्लेष्मा जो उसका रक्षा करता है, ये काम हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो यकृत है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो जो यकृत है, यहाँ पर यकृत के बगल में ये पित्त रस है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो पित्ताशय जो है ये पित्त रस निकालता है, और पित्त रस का निकालने के बाद कनेक्शन कहाँ है, देखो ध्यान से, थोड़ा जूम कर देता हूँ,
इसका कनेक्शन आप कहाँ देख पा रहे हो, इसका कनेक्शन यहाँ देख पा रहे हो। ये कहाँ होगा, ये कनेक्शन सीधे जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर, उसका कनेक्शन सीधे किसमें है, ये जो छोटी आंत आप लोगों को मिल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से है। ठीक है, तो ये जो आप पार्ट भोजन करते हो, मतलब जो पित्तरस यहाँ पर निकल के आया, वो कहाँ निकल के आया, वो इसी पार्ट में जो छोटी आंत है वहाँ पर निकल के आता है। और जो अग्न्याशय आपको मिल रहा है ना, वो अग्न्याशय रस जो निकालता है उसका भी पार्ट जो है, जब भोजन को ये रख लेता है उसके बाद ये यहाँ पार्ट है अग्न्याशय, इसके पीछे, ये नहीं कि इसके अंदर, ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देख भी पा रहे हो, यहाँ इसके पीछे है, इसके नीचे यहाँ पर देख लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी इसके नीचे है, यहाँ देखो ये अलग पार्ट में है। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी बाबू जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, वो भी अलग पार्ट में ही है। तो यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर रहता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन यहाँ पर पूरा पार्ट आता है, फिर यहाँ बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, बगल में पत्ती पत्ती नलिकाएं निकली होती हैं। अब जैसा जो पार्ट टूटा होगा, जैसे मैंने कहा था कि जो प्रोटीन है वो उसमें टूट जाएगा, ये इसमें टूट जाएगा, जैसा मैंने आपको पूरा बताया, वो टूटा हुआ पार्ट जिस फार्मन में भी होता है, उस फार्मन हमारे ब्लड में घुल जाता है। और जो पार्टिकल हमारे लिए अच्छा होता है, उपयोगी होता है, वो ब्लड से आपको पता है हृदय में जाता है, हृदय में पूरी, ये पूरा का पूरा टर्म है आप में, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, पूरे चैप्टर में ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो फाइनली आज इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का श्वसन पे रहेगा। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, मैं आप लोगों का सिलेबस जो है वो श्वसन वाले पार्ट में एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, तो फाइनली अगर जो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर जो वीडियो आपको पसंद आया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी हित मित्र हैं या जो भी लोग हैं जो एजुकेशन रहना चाहते हैं और जिन्हें पता है कि यार कुछ बायोलॉजी टर्म में या कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी नॉलेज हो सके। ठीक है।